उधर लकी की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम डांगी को फोन लगा दिया था और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक बार में ही हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। जब ये मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नज़र में ये बहुत बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छे तरह से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी आपसे, सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तब तक दूसरे पक्ष के अनुवादक ने उन अंग्रेजों को चेतन की बात समझा दी, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा, चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन में बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। चेतन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनका लीडर चेतन के इस व्यवहार से बहुत ही नाराज हो गया था। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ उसे पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी, वो छवि एक बार में ही धूमिल हो जाती। इधर चेतन मित्तल सबसे नीचे माले पर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई, जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लकी भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहां पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लकी वहां आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लकी को उन्हें देखकर डिंपल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। लकी अक्सर उसके साथ खाना बनाता था और उसे यहीं लाल किले की दीवार पर बैठा कर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिंपल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर यह शक था कि वो परीक्षा में पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी ये शक नहीं था कि वो और डिंपल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी ही बार डिंपल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहाँ से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिंपल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे अब वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लकी अपने इन सब ख्यालों में खोया हुआ था, ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लकी ने देखा ये भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लकी उदास हो गया था। सिर्फ डिंपल ही नहीं बल्कि भूमिका भी उन लड़कियों में से थी जो उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। वो कॉलेज की चीयर लीडर टीम की लीडर थी। लकी भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। भले ही उस टीम में सभी लड़कियां थी, लेकिन कपड़े उठाने, सामान उठाने, बाजार कुछ ले जाने का सारा काम लकी ही देखता था। वो लड़कियां थी और इसलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। इसलिए लकी इन सब चीजों के लिए उनका असिस्टेंट बन गया था। हेलो लकी, अभी के अभी लाल मैदान में आओ। उधर से भूमिका ने कहा। हाँ, पर क्या हुआ?
लकी ने पूछा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूं वो करो। वैसे भी यहां मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। लकी को कभी कभी भूमिका के ऊपर हंसी आती थी। उसका दिमाग अक्सर गर्म ही रहता था और फिर भी उसे लीडर बना दिया गया था। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती थी, इसलिए लकी उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। यहां बैठकर डिंपल को याद करने से तो अच्छा है कि वहां चलकर कुछ काम ही किया जाए, लकी ने अपने आप से कहा और दीवार के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट साफ की, अपना हाथ साफ किया और मैदान की ओर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद लकी मैदान में पहुंच चुका था और उसने देखा कि मैदान में अभी 5-6 सुंदर लड़कियां खड़ी थी। लकी, पहले तो तुम इधर आओ। तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? भूमिका ने लकी को अपने पास बुलाते हुए कहा। वो एक लंबे से कद की लड़की थी जिसका चेहरा लंबा और आंखें थोड़ी सी डरावनी थी। हर वक्त उसका दिमाग गर्म होने की वजह से उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती थी। इससे पहले कि लकी कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बॉटल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना चाहो, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे? 2 कदम और चलने से ना तुम घिस नहीं जाओगे लकी महाराज। और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? भूमिका ने उसके सामने मुंह बनाते हुए कहा। लकी को लगता था कि भूमिका हमेशा गुस्से में ही रहती थी और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बरसती थी तो वो लकी ही था। हालांकि लकी को कभी उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। वो तो उसके काम के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कर देता ताकि उसकी वजह से भूमिका का गुस्सा और ना बढ़ जाए। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रहती तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाने का खतरा पक्का था। नहीं, ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूँ, पर ये आखिरी बार है, अगली बार से ना मैं नहीं। इससे पहले कि लकी आगे कुछ बोल पाता, भूमिका ने अपनी आंखों को उसे डराने के लिए बड़ा कर लिया था। उसकी आंखें देखकर लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी और इससे पहले कि वो उसके सामने हंसता, वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लकी वापस आ गया और उसने 5 बॉटल लाकर टेबल पर रख दी। सभी लड़कियां टेबल के पास आ गई और पानी पीने लगी। इसके बाद भूमिका और बाकी सभी लड़कियां बास्केटबॉल के कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थीं। लकी वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। जब तक वो प्रैक्टिस करने वाली थी तब तक लकी को वहीं बैठना था। अगर बीच में उन्हें किसी चीज की जरूरत लगती तो लकी उन्हें वो सभी चीजें लाकर देने वाला था। जब लकी बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहा था तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लकी ने घूमकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरी रंग की थी। हेलो, लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि लकी इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था जिसने बास्केटबॉल खेलने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने पहले लकी को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है, विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लकी को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था, लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थी। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूँ। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ओह अदिति, काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो, आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यहीं ठीक हूं। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे।
वो शर्मिंदा तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लकी की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकी। लकी ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लकी उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिंपल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लकी को अपने लिए थोड़ी सी भी खिन्न नजर नहीं आ रही थी। ना ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लकी के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लकी देख पा रहा था कि वो जैसा था, अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लकी को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति, तू यहां क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लकी को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लकी को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर जब लकी सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन कर करके हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा, जिस पर कोयल बोली, व्हाट? इतना कहते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे? अदिति अभी भी लकी की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहां देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपने स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ। और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? अदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने में उसने लकी को घूरा और बोली, अब यार वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, तुम? भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी।
जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गईं। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, ये कितनी की पड़ी? एक लड़के ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, अरे ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सिर्फ तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहां से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो अदिति और लकी ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से, विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लकी ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा, ईशान, हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते हैं तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमा कर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें? अच्छा ऐसा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लकी को भी बुला के लाती हूं, अदिति ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लकी इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो लकी पानी। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? अगर उसे पैसा देना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लकी के ऊपर फप्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी, एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो, एक और लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लकी का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लकी का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी।
वो उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग लकी से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लकी खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लकी वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट न जाए। भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। लकी ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लकी सर, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा, ठीक है, लकी ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेट कर लकी जॉगिंग करने लगा था तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? अमित ने कहा, मैं ग्राउंड पर हूं यार, जॉगिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लकी ने अमित को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे अरे भाई, तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लकी ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब यार ये भी बात सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा। अमित ने कहा। लकी दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई, ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आ जाना यार। देख अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं, गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। लकी मैदान में खड़ा खड़ा इसी उहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा। उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थी। वही अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका एक और दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद लकी भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही लकी वहां पहुंचा उसने सबसे पहले कोयल को देखा। इधर कोयल, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लकी ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लकी के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहां आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था।
इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए